नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन में है, तो गम और गुस्से की भावना से भारत भरा हुआ है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई दिखाई दी, तो भारत को दुनिया भर से आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या हुआ आज दिन भर, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पहलगांव हमले के आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई। आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घर हुए जमींदोज। एक पर चला बुलडोजर, दूसरा विस्फोट से उड़ाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत वापस भेजने को कहा। पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीजा नहीं होंगे रद्द। पहलगांव आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश में उबाल। व्यापारियों ने रखा बंद। हिंदू संगठनों और संत समाज ने जंतर मंतर पर की श्रद्धांजलि सभा। मुस्लिम समाज ने भी विरोध में बांधी काली पट्टी। पहलगांव आतंकी हमले की दुनिया भर के नेताओं ने की निंदा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बात कर जताया अपना समर्थन। अमेरिका ने कहा हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में देंगे साथ। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई कड़ी फटकार। कहा स्वतंत्रता सेनानियों का ना उड़ाएं मजाक। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पहलगांव हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार हलचल तेज हो गई है। सेना और सुरक्षा बलों के बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन जारी हैं, तो सेना प्रमुख भी आज घाटी पहुंचे और सुरक्षा हालात की जानकारी ली। इस बीच पहलगांव हमले में शामिल 2 भारतीय आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है, तो आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम भी सुरक्षा बल तेजी से जमीन पर कर रहे हैं। बॉर्डर से लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। पहलगांव हमले के आतंकियों पर सख्त कार्रवाई। एक का घर बम से उड़ाया, दूसरे के मकान पर चलाया बुलडोजर। पहलगांव हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के दक्षिण कश्मीर में स्थित मकान को उड़ा दिया गया। पुलवामा के त्राल इलाके में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में आदिल ठोकर के मकान को नियंत्रित विस्फोटों के जरिए गिराया गया। दोनों व्यक्तियों पर पहलगांव आतंकी हमले में भूमिका निभाने का आरोप है। आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहायता करने वालों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत मकान ध्वस्त करने की एक कार्रवाई की गई है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाताओं ने वहां पर हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त मुंगामा त्राल में हूं और ये घर है आसिफ शेख का। जैसा आप देख सकते हैं, इसको डिमोलिश कर दिया गया है और ये उसका घर है जिसको एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए इसको कल उड़ाया गया। और आप देख सकते हैं ये तमाम नज़ारा घर का ये हाल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा उड़ा दिया गया है इसको। आसिफ शेख अभी गायब है और उसके घर वालों का कहना है कि हमने उसको 3 साल से नहीं देखा है। तो ये हाल है यहाँ पर आसिफ शेख के घर का। इस बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। बैठक के दौरान मनोज सिन्हा ने पहलगांव आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा देने की बात दोहराई। उपराज्यपाल ने कहा कि देश को हमारी सेना, पुलिस और सीएपीएफ की बहादुरी और पराक्रम पर पूरा भरोसा है। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव शामिल हुए। सेना प्रमुख को पुंछ राजौरी जिलों और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पहलगाम हिंसा में आतंकवादी शामिल थे, आदिल ठाकुर के घर को जमींदोज हो गया है वो घर।
केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिबद्धता है कि किसी भी तरीके के शरण देने वाले, पनाह देने वाले स्थानीय लोग हों या फिर चाहे बर्बर कायराना हमले में शामिल जो भी लोग हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादियों के सहयोगियों की पहचान के लिए खोज अभियान चलाए जा रहे हैं। ये अभियान आतंकवादियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई का एक हिस्सा है। श्रीनगर से विशाल वेरिस्टो के साथ अश्विनी मिश्र, डीडी न्यूज। तो वहीं देश भर आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार लगातार कड़े और बड़े फैसले ले रही है। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा बंद करने के बाद पहले से जारी पाक नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला लिया गया है। 27 अप्रैल से पाक नागरिकों के वीजा रद्द माने जाएंगे, जिनके पास अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने के लिए पाक नागरिकों की एक लंबी कतार लगती हुई भी दिखाई पड़ रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं को जारी लॉन्ग टर्म वीजा रद्द नहीं किए जाएंगे। भारत के इस कदम से पाकिस्तान सहमा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौता निलंबित करने का फैसला किया। इसको लेकर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री और जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे। सिंधु समझौता निलंबित करने के पाकिस्तान को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, जिसका बहुत बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। पानी नहीं मिलने से खेती पर असर पड़ेगा तो उद्योग धंधे भी बंद हो सकते हैं। पाकिस्तान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बंद होने से पाकिस्तान के शहरों में अंधेरा छा सकता है। बिजली ना होने से तो वहीं बिजली के ठप होने से इंडस्ट्री भी बंद हो सकती है, जिससे उद्योग धंधों पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये बड़ी बैठक सिंधु जल समझौते के निलंबन के बाद से आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पे हुई, जिसमें विदेश मंत्री भी मौजूद थे तो जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे और तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई। और ये इस प्रकार की बैठकें हम लगातार 22 अप्रैल के बाद से, इस घटना के बाद से दिल्ली से लेकर कश्मीर तक देख रहे हैं, जिसमें से हाई लेवल बैठक आज गृह मंत्री के घर पर हुई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं और सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज है। Government of India has taken some steps as far as Jammu and Kashmir is concerned. Let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। तो
तो पहलगांव के आतंकी हमले के बाद से लगातार मोदी सरकार कड़े फैसले ले रही है। हमने देखा कि पाकिस्तानी नागरिकों जो कि हिंदुस्तान में मौजूद है उनके वीज़ा को रद्द किया गया है और इसके लिए 27 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है। तो वहीं लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत में आए पाकिस्तान के हिंदुओं को इस प्रकार का जो बंदिश लगाई गई है उससे असर नहीं पड़ेगा। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार के ताबड़तोड़ फैसले, पाकिस्तानियों को तुरंत वापस भेजें राज्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से की बात। पहलगाम हमले के बाद सरकार तबातोड़ फैसले ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्य में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनकी शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उनसे पाकिस्तानी नागरिकों पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल भारत छोड़ना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश से भी शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। भारत सरकार के आदेश के क्रम में जनपद लखनऊ में जो 8 लोग वीजा पे आए हुए थे उनमें से 5 को वापस भेज दिया गया है। 3 लोगों को निर्देशित कर दिया गया, वो शीघ्र आज और कल में जो है यहाँ से वापस पाकिस्तान चले जाएंगे और बाकी अन्य लोगों पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं और किसी भी तरह की चीज़ों पर हम लोग इंटेलिजेंस भी इकट्ठा कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। इस बीच अटारी सीमा पर पाकिस्तान जाने के लिए पाक नागरिकों की लंबी लाइन लगी है। इसके साथ ही सरकार ने साफ किया है कि पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीजा रद्द नहीं किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के वीजा निलंबन के हालिया निर्णय का इन वीजाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये पहले की तरह ही वैध बने रहेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पहलगांव में हुए इस हमले के बाद से किस तरीके से लगातार घटनाक्रम तेजी से बदला है और कैसे इस पूरी घटना से लेकर अभी तक के बड़े फैसले लिए गए, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं। 22 अप्रैल को जिस दिन आतंकी हमला हुआ था, आतंक पर एक तरीके से करारा प्रहार को लेकर लगातार जो काम चल रहा है उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि पहलगांव में आतंकी हमला होता है 22 अप्रैल को। इसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त सऊदी अरब के यात्रा पे थे और वहां जेद्दा से ही वो गृह मंत्री अमित शाह को फोन करते हैं, हमले की पूरी जानकारी लेते हैं और उनको ग्राउंड जीरो पर जाने के लिए निर्देशित करते हैं। उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह देर रात 8, साढ़े 8 बजे श्रीनगर पहुंचते हैं और उसके बाद में गृह मंत्री श्रीनगर में तमाम महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होते हैं, हालात की जानकारी लेते हैं। उसके बाद के आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है उसको तय करते हैं। 23 अप्रैल यानी कि घटना के अगले दिन किस प्रकार से घटनाक्रम बदलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा जो कि उनकी 22-23 तारीख को थी उसको छोड़कर कट करके आधा अधूरा छोड़ के वापस हिंदुस्तान आते हैं और दिल्ली में एयरपोर्ट पर ही वो एक तरीके से समीक्षा बैठक करते हैं। उस बैठक में विदेश मंत्री मौजूद होते हैं, विदेश सचिव मौजूद होते हैं और वो जानकारी लेते हैं। अजीत डोभाल भी उसमें मौजूद होते हैं कि आखिर ये अभी जो घटना हुई है इसका अभी तक का अपडेट क्या है। यानी कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आते हैं अपनी विदेश यात्रा को छोड़कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर ही बैठक करते हैं। उसके बाद अमित शाह ने पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। वो करते हैं मुलाकात जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो ऑलरेडी 22 तारीख की रात में वो पहुंच चुके थे। 23 अप्रैल को वो मुलाकात करते हैं। गृह मंत्री वापस एक पहलगांव फिर पहुंचते हैं और पहलगांव में वो एरियल सर्वे भी करते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाके पूरी सुरक्षा व्यवस्था स्थिति का हालात का जायजा भी लेते हैं और उसके बाद वो वापस दिल्ली आते हैं गृह मंत्री। और शाम को 23 तारीख की शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें कड़े और बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसकी जानकारी विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देर रात 23 अप्रैल को देते हैं। वो फैसले क्या थे उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि वो फैसलों के लिहाज से अगर बात की जाए, सिंधु जल संधि समझौते को निलंबित करने का फैसला भारत सरकार लेती है। अटारी पोस्ट से व्यापार बंद करने का फैसला लिया जाता है। पाकिस्तानियों को वीजा बंद करने का फैसला लिया जाता है, जिसका की तारीख अब 27 अप्रैल तक
तय कर दी गई। हालांकि इसमें पाकिस्तान से आए हिंदुओं को जो लॉन्ग टर्म वीजा पे है उन पे इसका असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सलाहकारों को अवांछित नागरिक घोषित किया जाता है और ये कहा जाता है कि साहब आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला होता है और ये बड़े फैसले सीसीएस में लिए जाते हैं, इसकी जानकारी विदेश सचिव खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 23 तारीख को ही देते हैं। फिर आता है 24 अप्रैल जो बीता कल था। 24 अप्रैल में किस प्रकार से घटनाक्रम बदलता है, प्रधानमंत्री मोदी का बिहार से खड़ा बयान आता है क्योंकि वो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके के कार्यक्रम में शामिल होने जाते हैं और देश को जिस बात का इंतजार था वो वहां से उस जवाब को देते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि जो आतंकी हैं उनको कल्पना से परे जाकर, जो उन्होंने सोचा नहीं होगा उस कल्पना से परे जाकर सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिला देने का काम भारत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को भी कहते हैं कि आतंक भारत को परास्त नहीं कर सकता है, भारत परास्त करेगा आतंक को। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत आतंक के आकाओं की कमर तोड़ेगा और ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा है कि वो आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़ें। तो ये प्रधानमंत्री का सख्त संदेश कल बिहार से आता है। इसके अलावा 24 अप्रैल को ही अगर बात की जाए तो क्या और घटनाक्रम होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति से कल मुलाकात की और उनको एक तरीके से इस पूरे घटना के बारे में जानकारी दी गई। दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक और विपक्ष सरकार के साथ आया क्योंकि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने कहा कि सरकार जो आतंक के खिलाफ फैसला लेगी हम उस फैसले के साथ खड़े हो, यानी कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पक्ष विपक्ष नहीं बल्कि पूरा भारत एक साथ है। यह संदेश निकल के आया। भारत ने विदेशी राजदूतों को हमले की जानकारी दी। तमाम देशों के जो राजदूत भारत में दिल्ली में मौजूद हैं उनको बुलाकर विदेश मंत्रालय में हमले और उसके करने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी गई, उनको अवगत कराया गया। पाकिस्तानियों को जारी वीजा 27 अप्रैल से रद्द माना जाएगा। यह फैसला भी 24 अप्रैल को लिया गया। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो पाकिस्तानियों के पास जो मेडिकल वीजा उसके लिए 2 दिन की और मोहलत दी गई। 29 अप्रैल तक उसकी मियाद होगी, उसके बाद वो भी रद्द माना जाएगा। उस तक उनको वापस जाना ही होगा अपने मुल्क। अटारी हुसैनीवाला और सदकी सीमा पर रिट्रीट जो समारोह होता है उसको बहुत सीमित कर दिया गया। जो हैंडशेक की कार्रवाई होती थी दोनों देशों के कमांडर्स के बीच में वो नहीं होगी। इसके अलावा तमाम जो एक विस्तारित प्रक्रिया थी उसको बहुत कट शॉर्ट किया गया और ये प्रकार से जो रिट्रीट सेरेमनी को बहुत सीमित कर दिया गया। ये 24 अप्रैल का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या बड़े फैसले हुए। इसी प्रकार से पाकिस्तान ने किया नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन और जबकि उसको मिला करारा जवाब भारतीय फौजों की ओर से। तो ये अपने आप में लगातार वो घटनाक्रम है जो बीते 3-4 दिनों से चल रहा है। इसी तरीके से 25 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं जो कि आज का दिन है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा स्थिति के हालात का जायजा लिया है, जानकारी ली और यह अपने आप में महत्वपूर्ण दौरे के तौर पर देखा जा रहा है सेना प्रमुख के श्रीनगर दौरे को लेकर। इसी प्रकार से अगले तथ्य की ओर अगर आए तो आपको बता सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से आज फोन पर बातचीत की और पाकिस्तानी नागरिक जो कि अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है। और उसके बाद में आज कैबिनेट सचिव ने भी एक प्रकार से तमाम राज्यों के कैबिनेट सचिवों से बातचीत करके उनको इस बारे में कहा कि साहब ये सुनिश्चित करना जरूरी है। पाकिस्तानी हिंदुओं को जारी दीर्घकालिक वीजा रद्द नहीं होगा, इसकी जानकारी हमने आपको दी। उसका फैसला भी एक तरीके से विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति नहीं है कि उनको एक तरीके से प्रभावित नहीं होगा। यह फैसले की जानकारी दी गई। त्राल और बिजबेहरा जो इलाका है जम्मू कश्मीर, वहां पर 2 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त किया गया बुलडोजर से और आईडी ब्लास्ट करके। यह संदेश था कि जो आतंकी हैं उनकी पनाहगाह को जमींदोज किया जाएगा और यह एक बड़ा संदेश था सुरक्षा बलों के माध्यम से। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सिंधु जल संधि को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री मौजूद थे, जल शक्ति मंत्री मौजूद थे और यह फैसला लिया गया किस प्रकार से जो फैसला लिया गया है इस संधि के निलंबन का उसको जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। तो यह आज के तमाम बड़े घटनाक्रम जिसका हम जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पूरी दुनिया से भारत को समर्थन मिल रहा है। किन तमाम देशों के बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है और अपना समर्थन जताया है भारत के साथ उसके इस दुख की घड़ी में और भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई में समर्थन को। उसमें बात की जाए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर सकते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमंत्री मॉरिशस के डॉक्टर नवीन राम गुलाम, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने भी फोन करके इस बात का समर्थन भारत को दिया है, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिवा ने भी, इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हो,
यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टमर ने आज फोन करके प्रधानमंत्री से बात की है। इसके अलावा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने डिक सूफ है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से फोन पे बात करके। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके ने भी बात करके भारत के प्रति समर्थन जताया है कि आपके इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और आपकी आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हमारा पूरा एक प्रकार से समर्थन है। तो ये अपने आप में किस प्रकार से बेहद महत्वपूर्ण है और इसी विषय पे हम आगे चर्चा भी करेंगे। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे, भारत का जल प्रहार, मुश्किल में पाक सरकार, क्योंकि भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का जो फैसला किया है उसके चलते पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और यह अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से पाकिस्तान के लिए मुश्किल स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। प्रभु दयाल जी हैं जो कि पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी अस्थाना साहब हैं, सुरक्षा एवं रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। एमएसडब्ल्यू प्रभु दयाल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का जो फैसला लिया है वो एक जल प्रहार के तौर पर भारत की ओर से दिखाई पड़ रहा है पाकिस्तान पे। इसके इंप्लीकेशंस को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस फैसले का असर सीधे तौर पर पाकिस्तान पे हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल थर्सडे को पाकिस्तान में जो कराची स्टॉक मार्केट है, जो सबसे बड़ा वहां का स्टॉक मार्केट है, उसमें 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट हुई। इससे यह साफ जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान में पैनिक है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत ने ये जो निर्णय लिया है इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेयर्स में रखने का, निलंबित करने का, जी, इससे पाकिस्तान को बहुत गहरा नुकसान होगा। पहली बात तो देखिए, पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत हद तक इंडस रिवर पे और उसके साथ जो उसकी दूसरी वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम, चेनाब, इन पे बहुत डिपेंडेंट है। पाकिस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इंडस रिवर पे ही स्थित है ज्यादातर। तो आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर को और एनर्जी सेक्टर को कितना ज्यादा नुकसान होगा। और इसी वजह से, जैसे मैंने कहा, कराची स्टॉक मार्केट कल क्रैश हो गया। इसके अलावा देखिए जी, जब इतने देशों से समर्थन आ रहा है भारत के लिए, तो ये बात भी पाकिस्तानी मीडिया में चर्चित है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात को समझ रहा है कि पाकिस्तान पे कितना अब जोर पड़ने वाला है, कितना दबाव होगा। जी देखिए, हमने ये 5 फैसले लिए जिनका आपने जिक्र किया, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि बस यही है। ये एक पहला इंस्टॉलमेंट है। अभी बहुत से इंस्टॉलमेंट आना बाकी है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, इस बात को पूरा भारत को विश्वास है कि अभी ये शुरुआत है, एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। जनरल अस्थाना, आप किस तरीके से देखते हैं? और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जो हमने इस बात का जिक्र किया, पिक्चर अभी बाकी है, तो आपका चेहरे की जो स्माइल है वो एक विश्वास पैदा करती है आम भारतीयों के नाते, क्योंकि हमें हमारी सेना पे, सुरक्षा बलों पे भरोसा है कि वो इसका माकूल जवाब देंगे, वक्त आने पर हर लिहाज से जवाब देंगे। आपको लगता है कि आज जो एक बड़ा तस्वीरें जिसकी चर्चा रही वो वही तस्वीर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, 2 आतंकियों के घरों को जमींदोज किया गया है, यह दिखाता है कि हमारे अब एक्शन का तरीका कैसे बदल गया है और यह बदला हुआ तरीका आगे भी बढ़ता दिखाई पड़ेगा। जनरल अस्थाना। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं इसको सामरिक तौर पे जब भारत की तरफ से जब हम एक फैसला करते हैं, और भारत ने जब एक फैसला किया है कि जो टेररिस्ट के और ये टेररिज्म के जो आका हैं उनको सबक सिखाना है, तो टेररिस्ट के आका है पाकिस्तान मिलिट्री, और मिलिट्री का वर्चस्व पाकिस्तान के अंदर। और अगर ये हमारा टारगेट है, ये हमारा, जिसको फौज में स्ट्रेटेजिक भाषा में बोलते हैं, सामरिक भाषा में बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उस हालत में उनके वर्चस्व को पाकिस्तान में बर्बाद करना ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितने ये टेररिस्ट हैं ये तो आजकल में मर जाएंगे, लेकिन ये ऑपरेटर्स हैं। अब आप इस ट्रीटी को और ये जो दोनों चीजें आपने बताई, मैं दोनों को इसके साथ जोड़ता हूं जी। इस ट्रीटी से 45% लोग वहां पर नौकरी, उनका काम जो है वो एग्रीकल्चर से उनका जॉब चलता है। और जब एक ट्रीटी, हालांकि पानी रोकने में कुछ वक्त लगेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन इंटेंशन क्लियर है, और इंटेंशन के बाद में कुछ और
एक्शन पिक्चर भी बाकी वाली बात जो है उसमें क्या है कि अभी अगर हम ये अनाउंस करते हैं स्कीम्स कि हम रिवर जोड़ देंगे, हम ये बांध बनाएंगे, जैसी ये स्कीम अनाउंस होंगी तो बिल्कुल क्लियर कट है कि इसका मतलब अब पानी रुक रहा है। और इसी मुताबिक इस स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, इसी मुताबिक एक हलबली मचेगी लोगों में कि हमारी नौकरियां जाएंगी, हमारा काम जाएगा, हमारी जो भी थोड़ी बहुत प्रॉस्पेरिटी थी पंजाब में उसका भी सत्यानाश होने वाला है। बाकी के सूबों में तो ये सारे लोग खड़े ही हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। तो अब पाकिस्तान के लोगों को ये लगना चाहिए, दरार आनी चाहिए पाकिस्तान मिलिट्री और लोगों के बीच में, और लोगों को ये लगना चाहिए कि ये जो मिलिट्री के ऊपर जुनून है जिहाद का और टेररिज्म का, इसने हमारा सत्यानाश कर दिया है। और इसको सत्यानाश को जो इन्होंने किया है इसके लिए अब पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, इस भरोसे को हमें तोड़ना होगा। और ये जो चीफ हैं जब ये बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, वो पाकिस्तान के लिए भी लागू है। तो हमारे जो हमें मल्टी डोमेन जैसे बोलते हैं अलग अलग तरीके से ये लड़ाई लड़नी है, सिर्फ मिलिट्री की लड़ाई नहीं है। अभी आपने देखा जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए गए जिन्होंने इसका आपने भी अच्छी तरीके से समझाया। इसके बाद में कुछ मिलिट्री एक्शंस होंगे, उसके बाद में हम बारे में बिल्कुल अभी एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुआ है, अभी और कड़े कदम उठाए जाने बाकी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भरोसा कमाया है देश का, जब पहले के समय में ऐसी कोई घटनाएं हुई तो उन्होंने उसका माकूल जवाब दिया है। कल उनका बयान आना कि आतंकियों की कल्पना से परे उनको सजा दी जाएगी, ये विश्वास पैदा करता है देश भर में कि हां जो गुनहगार हैं, उनके जो लोग उनको संरक्षण देते हैं, उन सब पर वो सख्त कार्रवाई होगी जिसको देश और दुनिया याद रखेगी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए ये जो समय है, पाकिस्तान पहले से बहुत कमजोर है, ये एक बात है। भारत की स्थिति बहुत मजबूत हुई है, इस नजरिए से बात करना चाहिए। हम चाहे रक्षा मामलों में हो, आर्थिक मामलों में हो, और आज के समय में संपूर्ण विश्व में अगर किसी एक देश की बहुत जबरदस्त साख है तो वो भारत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो राजनयिक रिश्ते हैं वो अद्भुत हैं, ये अकल्पनीय रिश्ते रहे हैं। भारत में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से 1-to-1 रिलेशन नहीं बनाए। आज वो रिश्ते किस तरह से काम करते हैं वो बहुत साफ साफ दिख रहा है। जिस तरह से व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने बोला, जो वहां डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं जिन्होंने 26 हिंदुओं की हत्या कर दी, अब भारत के पास लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों जवाब देने का एक पक्का प्लान तैयार है। एक तो ये कि कश्मीर घाटी के भीतर अब कोई कुछ भी कहे, कोई माने या ना माने, राजनीतिक तौर पर कुछ भी कहे, लेकिन आतंकवाद की कमर तो लगभग टूट गई है। जब आप इस तरह से पर्यटकों की हत्या करनी पड़े अपनी बात कहने के लिए पाकिस्तान में जो बैठे हुए लोग हैं, इसका मतलब कि आप अब बिल्कुल ही किसी स्थिति में नहीं। और ये जो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है, 3 बड़े बांधों पर पहले से ही जिसको हम कहते हैं कि प्रीएम्प्ट करके जो रणनीतिक तौर पर काम किया है, वो काम भारत कर चुका है। 2018 और 2021 में वो काम शुरू हुए तो एक तो पूरा हो गया है, 2 लगभग पूरा होने के कगार पर है, चौथा भी काम शुरू होने वाला है। इससे इतर जो हम जिसको हम कहते हैं ना कि एलओसी पर जो शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने रद्द किया है, अब हमें नए सिरे से, मैं बार बार हर डिबेट में एक बात ये कह रहा हूं कि इसको रक्षा के जानकार दूसरे लोग कहेंगे, लेकिन अब समय आ गया है भारत को पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर परमानेंट डिफेंस कॉलोनी का स्ट्रक्चर तैयार करना ही पड़ेगा। और एलओसी को अपने लिहाज से जो मूल रूप से जिसको हम कहते हैं ना कि जो 93,000 सैनिकों के जब समर्पण के समय जो हम नहीं कर पाए, उसे हमें करना ही चाहिए। ये वो वक्त आ गया और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की सरकार, भारत की सेनाएं इसके लिए तैयार है। बिल्कुल। मिस्टर दयाल, आपको लगता है कि पहले भी जब भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है, दुनिया का समर्थन मिला है, और मौजूदा वक्त में भी भारत की रणनीतिक कूटनीतिक प्रयास लगातार इस दिशा में आगे बढ़े, और शायद इसीलिए जो बात अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने किया कि तुलसी गबार्ड का जो बयान आता है कि साहब जो गुनहगार है उनको पकड़वाने में भी हम आपकी मदद करेंगे, किस प्रकार से अमेरिकी समर्थन हो, इजराइल का समर्थन हो, दुनिया भर का समर्थन हो, ये मिलना, ये दिखाता है कि भारत की जो राह है वो ठीक है। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि दुनिया से हमको समर्थन मिल रहा है, लेकिन देखिए काम हमको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसमें बेशक कुछ इंडिया में बेस्ड स्लीपर सेल्स का हाथ है। उनको ये जो टेररिस्ट अगर पाकिस्तान से आए, उनको सहायता दी गई यहाँ के स्लीपर सेल्स ने, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अब इन स्लीपर सेल्स को ढूंढ निकाल के उनका खात्मा करना है।
और साथ ही साथ देखिए पाकिस्तान हाई कमीशन का जो साइज है वो कम किया गया है, 55 से अब 30 किया है। ये पाकिस्तान हाई कमीशन तो एक डेन ऑफ स्पाइज है, ये जासूसों का अड्डा है जी, और इसी के जरिए बहुत सी एंटी इंडिया एक्टिविटीज होती हैं। तो मेरे विचार में हमको जैसे डिप्लोमेटिक स्टेप जो हम ले रहे हैं उसमें ये भी सोचना चाहिए कि हमको ये पाकिस्तान हाई कमीशन को यहाँ स्थित रहने देना चाहिए। हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे पाकिस्तान के साथ है नहीं, ट्रेड रिलेशंस नहीं है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब एम्बेसडर लेवल डाउनग्रेड कर दिए गए थे, ट्रेड रिलेशंस नहीं है, अटारी बॉर्डर बंद हो जाएगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स नहीं है, स्पोर्टिंग रिलेशन नहीं है, कल्चरल रिलेशन नहीं है। तो हमें एक टेररिस्ट कंट्री के साथ जी थोड़े भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखने की क्या जरूरत? ये पाकिस्तान हाई कमीशन को बंद करें जी, अपने जो डिप्लोमेट्स है पाकिस्तान को उनको वापस बुलाएं और पाकिस्तान को सबसे पहले हम एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करें और फिर दुनिया को समझाएं कि इस कंट्री को कैसे डील करना चाहिए। हमें बहुत सख्त कदम उठाने पड़े। बिल्कुल, और भारत जब कहेगा तो भारत की विश्वसनीयता ही है कि शायद दुनिया उस बात को मानेगी, स्वीकारेगी उन तमाम आंकड़ों के जरिए से। लेकिन आपने बहुत सही बात कही कि भारत को एक्शन तो भारत को ही लेना पड़ेगा। जनरल अस्थाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक्शन तो हमें ही लेना पड़ेगा, भले दुनिया भर का समर्थन मिले, लेकिन हमारे घर की समस्या निपटाना हमें पड़ेगा। भारत ने अभी तक सिर्फ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान की स्थिति दिखाई पड़ रही, किस प्रकार से तिलमिलाया हुआ कैसे बयान आ रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जनरल अस्थाना, बिल्कुल एक्शन हमें ही लेना पड़ेगा और इसमें कोई शक नहीं है, और एक्शन हर किस्म से लेना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ओवर्ट एक्शन, कोवर्ट एक्शन, जो छुप के लिया जाता है, कुछ जो सामने लिया जाता है, और एलसी के उस पार भी एक्शन लेना है, एलसी के इस पार भी एक्शन लेना है। और यहाँ मैं इसको ज्वाइन करूंगा आपने जो मेरे से पहले सवाल पूछा था कि ये जो घर जलाने वाली कहानी है वो इसलिए है ताकि जो भी टेररिस्ट हैं अगर वो यहाँ से भागकर एलईटी में जाके भर्ती हुए हैं और सोच रहे हैं कि अभी हम वहां से पैसा कमाएंगे और यहाँ पे लोगों के पास भेजेंगे, तो उन्हें पता चल जाना चाहिए कि भैया यहाँ पे अभी तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो रहा है और तुम्हारी प्रॉपर्टी और घर सब जल जाएगा। उसी मुताबिक जितने स्लीपर सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और जिनने इनको सहायता दी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लोगों ने उनकी सहायता की होगी, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के, लॉजिस्टिक्स के और पैसे के और वार्निंग के और रिकी के ये ऑपरेशन संभव नहीं था। और अभी भी अगर ये छुपे हुए हैं तो जाहिर है कि किसी ना कोई इनको खाना भी खिला रहा है और कोई ना कोई इनको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि आप यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स है और आप यहाँ बचिए। तो उन सबको ढूंढ के उनके साथ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो टेररिस्ट के साथ होती है। तो ये बहुत जरूरी है। जी हर्षवर्धन जी सॉरी हर्षवर्धन जी, सवाल यह भी उठता है कि 2019 में 370 को हटाने के बाद से जिस प्रकार से शांति स्थापना, विकास की एक पूरी बयार बही गई, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या इस घटना से हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसको लेकर देश आज एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन कुछ वॉइसेस हैं राजनीतिक दलों की जहां पे ये एकता जो है वो कहीं खंडित होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको लग रहा है कि ऐसे मौकों पर भी देश में कुछ लोग अपने मतलब के हिस्से से सियासत करते दिखाई पड़ रहा है? देखिए, सियासत करने वाले तो सियासत करेंगे, लेकिन बड़ा बदलाव एक ये है कि जिस घाटी में ये कहा जाता था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, जिस घाटी में ऐसी घटनाओं के बाद कोई मुंह नहीं खोलता था, वहां चाहे वहां के लड़के लड़कियां हों, वहां के जो एक तरह से जो धार्मिक नेता भी हैं, रिलीजियस लीडर हैं, मजहबी नेता, वो भी खुलकर बोल रहे हैं। उसके पीछे वजह आप समझिए, भारत की सरकार और उसकी सेनाएं इतने नियंत्रण में कश्मीर में कभी नहीं रही, और एक जिसको हम कहते हैं ना कि डायलॉग और डेवलपमेंट के जरिए जो कनेक्ट हुआ है उसका प्रभाव दिखा है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम दोनों तरफ जरा ठीक से देखना होगा। ये भी हम कहने से न बचें कि ये साफ साफ इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, इसमें कोई संदेह नहीं। जहां तक रही बात हिंदू मुसलमान करने की, हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जो लोग भी उसके पीछे, और देखिए कई तरह की खबरें हैं, वहां कई लोग जो जिसको हम कहते हैं कि छोटे मोटे काम करते हैं, उनकी उसके साथ मिली, उन आतंकवादियों के साथ मिली भगत की खबरें आ रही। कई ऐसी कहानियां प्लांट करने की कोशिश हो रही है, देखिए सब तो यहां बहुत अच्छा था, फिर इनको क्यों इस तरह से कहा जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, और भारत के लोगों को गिल्ट में भी नहीं आना चाहिए कि अरे हम कश्मीर को कह देंगे तो क्या हो जाए। कश्मीर हमारा हिस्सा है भाई,
और वहां के लोग भी हमारे हैं, लेकिन वहीं के लोग, जो लोग आतंकवादियों के साथ मिले हैं, उनके साथ कोई रियायत, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और अब आतंकवादियों का जनाजा निकलना बंद हुआ, ये लगातार हम लोग मांग करते रहे। अब ऐसे आतंकवादियों को उनका कहीं भी दफन नहीं होना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए, और एलओसी के पार जाकर, जिसको हम बार बार कहते हैं कि जो टेररिस्ट लॉन्च पैड हैं, दुनिया हमारे साथ खड़ी है, करना हमको ही है, हम सक्षम हैं, अब वो करके दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये अक्षम है। ये कहते हैं ना कि वो 99 गालियों वाला जो मसला है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि योगेश्वर कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र उठा लिया था, तो वो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल। मिस्टर दयाल, आपको लगता है कि जिस प्रकार से बीते 2-3 दिनों में भारत के सख्त कदम के बाद से पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर वहां की आम आवाम की जो तस्वीरें या उनकी जो बातें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, वो दिखाती हैं कि आपकी अंदर की स्थिति क्या है, और आप हम पे एक तरीके से हमला करने की, हिमाकत करने का मंसूबा लिए बैठे हुए हैं? वहां पर काफी पैनिक सा है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की नीयत में और उसकी नीति में कभी बदलाव नहीं आएगा। कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान की पॉलिसी जो है हमेशा इसी पे बनी रहेगी, इस बात पे कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। तो हमको भी पूरी तरह से चेतावनी बरतनी होगी। हम कभी भी अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकते। देखिए हमने जम्मू एंड कश्मीर में इतनी आर्मी डिप्लॉयमेंट रखी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जेएनके पुलिस, फिर भी ऐसा कैसे इंसिडेंट हो गया? बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। क्या ऐसा लैप्स हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को फिक्स करनी होगी, पूरी इंक्वायरी होगी कि किसकी वजह से हुआ हुआ, और दोबारा ऐसा ना हो। हमको इस बात की पूरी एहतियात रखनी होगी। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी, देखिए जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान की नीयत में और नीति में कभी बदलाव नहीं होगा। वो अभी जैसा लगे कि झुक रहे हैं वो, लेकिन फिर भी उनकी नस-नस में ये भरा हुआ है कि किस तरह से इंडिया को वो नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल, और उनके जो सेना प्रमुख है सर, उनके बयान, असीम मुनीर के बयान में वो झलकता है कि किस जहनियत के साथ उनकी कौमें बड़ी हो रही हैं और किस प्रकार का जहर उनके मन में भरा हुआ है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि पहलगांव हमले के बाद से देश भर में किस तरीके से गुस्से का उबाल है, आज किस प्रकार की तस्वीरें देश भर से दिखाई पड़ी, इस खबर पे होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पहलगांव हमले के बाद से पूरे देश में गम और गुस्सा है। 22 अप्रैल की घटना के बाद से पूरे देश में आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी देश के तमाम शहरों में राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने कि लोगों ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में व्यापारिक संगठनों ने आज अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा, तो कई शहरों में वकीलों समेत तमाम जो अन्य प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने अपने अपने कामों से खुद को विरक्त रखा। पूरा देश इस घटना के पीड़ितों के साथ खड़ा है और घटना को अंजाम देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की लगातार मांग कर रहा है। लोगों में उबाल, देश भर में विरोध प्रदर्शन, आतंकियों को दें मुंहतोड़ जवाब। पहलगांव में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। आतंकी हमले के विरोध में देश भर के कई स्थानों पर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया।
दिल्ली में व्यापारियों ने बंद किया तो कई जगहों पर लोगों ने जुम्मे की नमाज के वक्त विरोध स्वरूप बाहों पर काली पट्टी बांधी। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। राजधानी दिल्ली में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया। दिल्ली के प्रमुख बाजार बंद दिखाई दिए। दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार सहित राजधानी के अधिकतर बाजारों में व्यापारियों ने इस घटना के विरोध में सड़कों पर मार्च निकाला। व्यापारी और चांदनी चौक से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। तो वहीं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर हिंदू संगठनों और साधु संत समाज ने आतंकी हमले के विरोध में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि आतंकी हमले का बदला भारत जरूर लेगा। हम पाकिस्तान से अपने सभी व्यापारिक संबंध तोड़ेंगे, ना पाकिस्तान से कुछ आयात करेंगे, ना पाकिस्तान को कुछ निर्यात करेंगे। हमारे झेलम से, चेनाब से, इंडस से वहाँ पानी जाता है। 93% खेती, 33% बिजली, पीने का पानी भारत से बहकर जाता है। हमने वो समझौता तोड़ दिया है। जो परिणाम होंगे पाकिस्तान को भुगतने होंगे। राजस्थान के कोटा में हमले के विरोध में शहर को बंद रखा गया। बंद के चलते शहर के मुख्य बाजारों सहित कई इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि अति आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया। कोर्ट में वकीलों ने भी न्यायिक कार्य को बंद रखा। जिस तरह की ये घटना, निंदनीय घटना, इस तरह की धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी गई है, ये कतई निंदनीय है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी डिसीजन लिए हैं इसके लिए वो काबिले तारीफ है। मोदी जी से हम चाहते हैं कि इन आतंकवादियों को एक बार सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान में फिर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। देश भर में जुम्मे की नमाज में भी लोगों का आतंकी हमले के खिलाफ गुस्सा नजर आया। कई जगहों पर लोगों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और आतंकी हमले का विरोध किया। देश के ये नजारे एकता और अखंडता की गवाही दे रहे हैं। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। हमारी भारत सरकार से और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से ये अपील है, जिस तरह उन्होंने उन लोगों को गोली मारकर शहीद किया गया है, आप हम लोगों को भी इजाजत दीजिए, हम लोग भी उनके सीनों में गोली मार के आए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी व्यापारियों ने आतंकी हमले के विरोध में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अनंतनाग में भी लोगों ने जगह जगह आक्रोश रैलियां निकाली और पाकिस्तान के पुतले फूंके। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी लोगों का आतंकी हमले के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। सरकार से मुतालबा करते हैं कि फौरन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ये काम किया है, दरीना काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये इंसानियत का पूरी इंसानियत का कत्ल है। कोई मजहब किसी को मारने की इजाजत नहीं देता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर 2 मिनट का मौन रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगांव आतंकी हमले के बारे गए निर्देश लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। पहलगांव आतंकी हमले की दुनिया भर के नेताओं ने एक तरीके से निंदा की। उसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने भी फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और ब्रिटेन की ओर से अपना समर्थन भारत के लिए जताया है। पहलगांव आतंकी हमले पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है तमाम 26 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है किस प्रकार से ब्रिटेन का भी समर्थन भारत को मिला है और इस बर्बर आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का फोन आता है। वो पहलगांव हमले में जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके प्रति एक तरीके से श्रद्धांजलि देते हैं और भारत के लोगों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े होने का समर्थन पूरी तरीके से जताते हैं। इसी प्रकार से पहलगांव आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया का समर्थन भारत को मिल रहा। आतंकवाद के खिलाफ देश भारत के साथ एकजुटता जाहिर कर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तरीके से बात की है और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है और दिसानायके ने पहलगांव आतंकी हमले पर शोक व्यक्त किया है, भारत के प्रति अपना समर्थन श्रीलंका का जताया है। दिसानायके ने पहलगांव आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और तरीके से मानवता के खिलाफ इसे कृत्य बताया है। दिसानायके ने कहा कि इस कठिन समय में श्रीलंका भारत के साथ है। हम जानते हैं कि कुछ समय पहले ही पीएम मोदी श्रीलंका की यात्रा पे भी थे और आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। हमने तब भी वो एकजुटता आतंक के खिलाफ देखी थी और अभी भी इस बातचीत में वो दिखाई पड़ा। इसी तरीके से अमेरिकी खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में
पर्यटकों पे हमले को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पहलगांव हमले को लेकर भारत के साथ अमेरिका है। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है। अमेरिकी खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गवार्ड ने एक्स पर अपनी बात को, अपनी भावनाओं को लिखा है। उन्होंने कहा कि भयानक इस्लामी आतंकी हमले पर भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं और एक तरीके से समर्थन है। आतंकियों को खोजकर मार गिराने में हम भारत के साथ, यानी कि अमेरिका भारत के साथ है। आतंकियों को खोज के मार गिराने के लिए अमेरिका का समर्थन भारत को मिलता दिखाई पड़ता है और इसी तरीके से अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों का समर्थन भारत को मिल रहा है, क्योंकि भारत आतंक के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से क्यों पड़ी है फटकार। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है और क्या है पूरी खबर, इस खबर पे होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले पर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए राहुल गांधी को कड़े शब्दों में उनको एक तरीके से आलोचना की और उनकी फटकार लगाई। कोर्ट ने फटकार के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उनसे माफी मांगने की मांग की है। राहुल को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार। स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। वीर सावरकर पर टिप्पणी पर फंसे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले पर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, महात्मा गांधी भी वायसराय को पत्र लिखते समय योर फेथफुल सर्वेंट लिखते थे। क्या इस तरह आप कहेंगे कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के सेवक थे? अदालत ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह के बयान पर अदालत स्वतः संज्ञान ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी एक पत्र में वीर सावरकर की प्रशंसा की थी। वो इतिहास भूगोल जाने बिना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया था। वीर सावरकर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार के बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे राहुल के मुंह पर करारा तमाचा करार दिया। वीर सावरकर के मामले में जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी को फटकारा है, इस फटकार के बाद अगर राहुल गांधी में रंच मात्र भी शर्म होगी तो वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर वो कान पकड़कर माफी मांग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करने वाले श्रीमान राहुल गांधी को जिस प्रकार से
एक झन्नाटेदार चाटा मारा है। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने 2022 में सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था। राहुल गांधी के इस बयान पर वकील नृपेंद्र पांडे ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार का क्या रहा जवाब। इस खबर पे होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। आइए देखते हैं सरकार ने अपने हलफनामे में क्या क्या बड़ी बातें कही हैं, उसमें क्या क्या बातों का जिक्र किया गया है। कहा गया कि वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इसमें तमाम बड़ी बातों का केंद्र सरकार की ओर से जिक्र किया गया। हलफनामे में अदालत में दायर याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों को नकारा है केंद्र सरकार के हलफनामे की अगर हम बात करें। उसमें कहा गया है कि धर्म और संपत्ति के आधार पर दी गई चुनौती पर रोक की जरूरत नहीं है। जो सरकार की ओर से हलफनामा दिया गया उसमें साफ तौर से इस बात का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कोर्ट में वक्फ अधिनियम को संवैधानिक बताया है। यह अपने आप में केंद्र की ओर से हलफनामे में सीधे तौर पर लिखा गया। कानून की संवैधानिकता की जांच करना कोर्ट का अधिकार है। यह एक तरीके से केंद्र ने कहा है कि आप उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। याचिका में किसी भी व्यक्तिगत मामले में अन्याय की शिकायत नहीं की गई है। यह मामला आर्टिकल 25-26 को लेकर मोटे तौर पे है। याचिकाएं कथित विधायी अतिक्रमण के आरोपों पर कानून को चुनौती देती हैं और एक तरीके से इंडिविजुअल के खिलाफ कोई इस प्रकार की बात का नहीं कहा गया है। न्यायालय सुनवाई के दौरान इन चुनौतियों की जांच करेगा और उसका एक तरीके से अधिकार है। इस बात का भी जिक्र इस हलफनामे में साफ तौर से किया गया है और यह भी कहा गया कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि जो धार्मिक अधिकार है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा है कि भारत में 27 करोड़ जनता की गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में मदद मिली है। विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल की है। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि 2011 से 2023 के बीच 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में बड़ी मदद मिली है। एजेंसी के आकलन के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% पर आ गई है। गरीबी रेखा की परिभाषा के मुताबिक $2.15 प्रतिदिन पर गुजर बसर करने वालों को अत्यधिक गरीब माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 2022-23 में 2.8% और शहरी इलाकों में 1.1% ही पर आ गया। गांव और शहरों के बीच गरीबी की खाई में हर साल 16% की गिरावट दर्ज की गई है और अब यह अंतर 7.7% से घटकर 1.7% हो गया है। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 2 मई तक के लिए टल गई है। कोर्ट ने ईडी से चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों और दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी जमा करने को कहा है। बीजेपी ने दिल्ली के मेयर पद पर 2 साल बाद एक बार फिर वापसी की है। भाजपा प्रत्याशी सरदार राजा इकबाल सिंह ने मेयर पद पर जीत दर्ज की है। मेयर चुनाव में कुल 142 वोट डाले गए। इसमें राजा इकबाल सिंह को कुल 133 वोट मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मदरसा शिक्षा नीति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि अब मदरसों को केवल मजहबी शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि जब तक मदरसे अवस्थापना मानकों को पूरा नहीं करते उन्हें मान्यता न दी जाए। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। हाई स्कूल परीक्षा में 90.11% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं 12वीं में 81.15% छात्र पास हुए हैं। 10वीं की परीक्षा में जालौन के यश प्रताप सिंह 97.83% अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किए। वहीं 12वीं की परीक्षा में महक जायसवाल ने 97.20% अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। बीएसएफ ने पंजाब में भारत पाकिस्तान सरहद के नजदीकी गांव साहवाल से लगभग 5 किलो आईडेक्स बरामद किया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने कई घातक हथियार भी बरामद किए हैं। दरअसल फसल की कटाई के दौरान सुरक्षा बलों को बारूद का जखीरा मिला। ड्रग्स केस में शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की जमानत रद्द करने की पंजाब सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने मजीठिया और पंजाब पुलिस से कहा है कि वो ड्रग्स केस को लेकर मीडिया में कोई बयान न दें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में राइस मिल का ड्रायर फटने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक जताया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कस्तूरी रंगन पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वे 1994 से लेकर 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे। पीएम मोदी ने कस्तूरी रंगन के निधन पर शोक व्यक्त किया है।